महलों वाले ससुराल में गंवार देवरानी का सब्जियों का लहंगा। नंदिनी, ये फिर से तुम क्या कर रही हो? माँ जी ने तुम्हें पहले भी मना किया था ना कि इस महल जैसे घर के आसपास तुम सब्जियां एवं फूल इत्यादि जैसे पौधे मत लगाओ। देवरानी जी, वो क्या है ना कि मैं अपने मायके में अपने घर के चारों ओर इसी तरीके से फूल और सब्जियां लगा लिया करती थी, जिससे हमें ताजी ताजी हरी भरी सब्जियां रोजाना मिल जाती थी और साथ ही मंदिर एवं पूजा अर्चना करने के लिए ताजा फूल भी मिल जाते थे। बस मैंने तो यही सोचकर लगाई थी। तभी वहां पर उन दोनों की सास भैरवी आ जाती है। अरे नाशपिटी करमचली, मैंने तुझे मना किया था ना, फिर तो क्यों हमारे इस महल जैसे घर को घास का बगीचा बनाने में तुली है? जब हम तुझे कोई बात एक बार कह देते हैं तो वो तुझे समझ में आती है या नहीं? माँ जी, वो क्या है ना कि मैंने सोचा कि इसे देख बड़ी बहू, आजकल तू थोड़ा कम सोचा कर। तेरी सोचने के चक्कर में कहीं ये जानवरों का चिड़ियाघर ना बन जाए। तभी बातों को काटते हुए मेघा बोलती है, अरे माँ जी, आप क्यों अपना बीपी इतना बढ़ा रही हैं? छोड़िए ना इसे। भला ये कभी हुआ है कि एक गवार अपनी गवारपंती छोड़ दे? आपको तो पता ही है ना कि गरीब लोग सिर्फ अपनी गरीबी भरे सोच की वजह से ही गरीब रह जाते हैं। हाँ बहू, तू सही कह रही है। भले गरीब को भी समझा कर क्या फायदा, उसे तो बस कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीने की आदत है। उन्हें ये रईसों वाली जिंदगी कहाँ रास आएगी। ये कहकर भैरवी और मेघा वहां से चली जाती हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है बसंतपुर गांव की, जहां भैरवी अपने महल जैसे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। कहने को तो भैरवी मेघा और नंदनी की सास थी, लेकिन भैरवी को ज्यादा मेघा ही पसंद थी, क्योंकि वो बहुत ही अमीर परिवार से थी। वहीं नंदनी का मायका बहुत ही गरीब था, इसलिए शायद भैरवी नंदनी को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। इन सब दृश्य के बाद नंदनी अपने लगाए हुए सब्जियों के पौधों से कहती है, सुना तुम सभी ने, मेरे ससुराल वाले ये कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे पता है तुम सबको भी ये सुनकर बहुत बुरा लगा होगा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मुझे इन सब की आदत सी पड़ गई है। नंदनी जब कभी दुखी होती है तो वो अपने लगाए हुए सब्जियों और पौधों से अक्सर बातें कर लिया करती थी। हालांकि इससे कोई फायदा नहीं होता था, लेकिन हाँ, इस तरीके से बातें करने से नंदनी का मन थोड़ा हल्का जरूर हो जाता था। ऐसे ही अब सुबह से शाम हो जाती है। क्या हुआ नंदनी, आज माँ और मेघा ने फिर तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अरे पागल, मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। आज जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से तुम थोड़ी सी परेशान से दिख रही हो। हाँ आकाश जी, मैं आपसे कितना भी कुछ छुपाने की कोशिश करूं, लेकिन मैं छुपा नहीं पाती। तो बताओ ना फिर क्या हुआ? आकाश के इस तरह से पूछने पर नंदनी अपनी सास और देवरानी के किए बर्ताव के बारे में अपने पति को विस्तार पूर्वक बताती है, जिसके बाद आकाश नंदनी से कहता है, नंदनी, मैंने तुम्हें पहले कई बार बताया ना कि तुम माँ और मेघा की बातों का बुरा मत माना करो यार, उनका स्वभाव ही ऐसा है। हाँ? देखो, वो अमीर घर से आई हुई है, तुम्हारी देवरानी होने के बावजूद भी तुम्हारी इज्जत नहीं करती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों की पहचान धन दौलत नहीं बल्कि उनके कर्मों से होती है। और मुझे पता है कि एक न एक दिन तुम भी कुछ ऐसा ही करके दिखाओगी जिसके बारे में किसी ने भी कभी सोचा नहीं होगा। जी आकाश जी, मैं आपके इन बातों का हमेशा ध्यान रखूंगी, और अगर मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाई तो उन सभी का श्रेय आपको ही जाएगा। इस तरह से वो एक दूसरे से बातें करते हुए समय बिताते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नंदनी अपने लगाए हुए सब्जियों पौधों से कुछ सब्जियां तोड़ रही होती है कि इस बीच वो काफी ज्यादा मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तभी वहां पर उसकी पड़ोसन मंजू आ जाती है। अरे भैरवी, तूने अपने घर में नौकरानी रख ली और तूने मुझे बताया भी नहीं। मैंने तुझे बताया था ना कि मेरे भी घर में एक नौकरानी की जरूरत है। तभी बीच में मेघा हंसते हुए बोलती है, अरे आंटी जी, ये कोई नौकरानी नहीं है बल्कि मेरी जेठानी है। हाँ, हमने इसे लाख बार बताया ये थोड़ा बन ठन कर रहे, लेकिन नहीं, इसे तो बस मिट्टी में ही सनना है। जिस तरह सुअर कीचड़ से बाहर नहीं निकलना चाहता, उसी तरह ये नंदिनी अपने सब्जियों को छोड़कर बाहर नहीं आती। छोड़ ये सब बात, तेरा यहाँ आना कैसे हुआ?
अरे मैं तो बस यहाँ इसलिए आई थी कि हमारे गांव में शहर से कुछ लोग आए हैं जो कि फैशन कंपटीशन करवा रहे हैं, और इसमें ये खास बोला गया है कि जो भी शख्स खास तरीके का लहंगा पहनकर आएगा वही इस कंपटीशन का विजेता होगा। लेकिन ये अहम बात तो ये है कि जो भी इसका विनर होगा उसे वो पूरे 10 लाख रुपए देंगे और वो उसे अपने लहंगे के ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। इसका मतलब कि जो भी विजेता होगा उसकी तो चांदी ही चांदी होगी। क्या सच में? अगर आंटी जी ऐसी बात है तो इस कंपटीशन को तो मैं ही जीत के रहूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं इतना अच्छा लहंगा बनाऊंगी कि मेरे आगे सभी फीके पड़ जाएंगे। हाँ हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, तुझे ये कंपटीशन जीतना ही होगा। अभी भैरवी ने इतना बोला ही था कि तभी इन सभी बातों को सुनकर नंदिनी बोलती है, माँ जी, जब देवरानी जी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो क्या मैं भी इसमें भाग ले सकती हूँ? अरे बुद्धू, ये कोई तेरा सब्जी मंडी नहीं बल्कि फैशन कंपटीशन है। इसमें सिर्फ अमीर ही लोग भाग लेते हैं। पर फिर भी माँ जी, अरे जब तेरी छोटी बहू इतना कह ही रही है तो ले लेने दे इसे भी भाग। अगर पोपट होगा तो इसका होगा। ठीक है, ले ले तू भी भाग। भैरवी की इस तरह बोलने पर मेघा थोड़ी चिढ़ सी जाती है कि उसकी जेठानी अब उसकी कॉम्पिटिटर बन गई है। दोनों देवरानी जेठानी भाग तो ले लेती हैं। जिसके बाद मेघा एक बहुत बड़े लहंगा डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को बुलाती है। देखिए, मुझे सबसे बढ़िया और अच्छा लहंगा चाहिए, चाहे जितने भी पैसे लग जाए, मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, याद रहे, मेरा लहंगा किसी से कम नहीं होना चाहिए। मेघा जी, अब आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मैं आपका लहंगा ऐसा डिजाइन करूंगा कि इस गांव में क्या, इस पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में किसी ने ऐसा देखा नहीं होगा। ठीक है, फिर अब आप काम पर लग जाइए। इधर मेघा अपना लहंगा बनवाने की बात कर रही थी तो उधर नंदिनी भी अपने पति आकाश से ये सारी बातें बताती है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने इस कंपटीशन में भाग ले लिया है। हाँ आकाश जी, मैंने भाग तो ले लिया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं लहंगा कैसे तैयार करूं। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम भी किसी डिजाइनर को बुलवाकर लहंगा बनवा लो। नहीं आकाश जी, अगर बात पैसे की होती तो ये तो मैं आपसे कब का मांग चुकी होती। मुझे कुछ सबसे अलग और हटकर करना है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है, फिर सोचो तुम्हें क्या करना है। वैसे ये बताओ कि तुम्हारी सब्जियों का क्या हालचाल है? उसे लेकर तो तुम्हें मेघा और माँ ने कुछ नहीं कहा ना? नहीं आकाश जी। अरे वाह आकाश जी, आपने तो मेरी समस्या ही दूर कर दी। अरे मैंने क्या कर दिया इसमें भला तुम्हारा? अरे अभी तो अपने सब्जियों की बात की, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपना लहंगा मेरी सब्जी और फूलों से बनाऊं। वो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट होगा और शायद ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या सब्जियों और फूलों से लहंगा? देखो मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है यार, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो सच में ये बहुत ही यूनिक होगा। इस तरह से आकाश नंदिनी को थोड़ा मोटिवेट करता है, जिसके बाद नंदिनी अपने घर के उगाए हुए सब्जियों और फूलों को तोड़कर लाती है। दिन रात एक करके अपने सब्जियों से वो अपना लहंगा बनाने लगती है। कुछ दिनों की कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद फाइनली नंदिनी अपना सब्जियों से बना लहंगा तैयार कर लेती है, जो दिखने में काफी अच्छा और यूनिक लग रहा था। अरे वाह नंदिनी, ये तो सच में तुमने कमाल कर दिया यार। मेरे ख्याल से अब तुम्हारे आगे कोई टिक ही नहीं पाएगा। भगवान करे आकाश जी ऐसा ही हो। चलिए अभी मैं इन्हें संभाल कर रख लेती हूँ, अगली सुबह कंपटीशन है। ऐसे ही रात से दिन हो जाता है और कंपटीशन में कई लड़कियां और कई औरतें अपने अपने डिजाइनर लहंगे के साथ वहां आती हैं। माँ जी, ये नंदिनी हमारे खानदान का नाक कटवा के ही मानेगी। देखिए जरा वो क्या पहन के आई है। अरे जाने दे बहू, मैंने तुझे कहा था ना कि ये गरीब और इसकी सोच भी गरीबों वाली ही है। कंपटीशन में पहुंचे सभी लोग बस नंदिनी का ही मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि वो सब्जियों से बना हुआ लहंगा पहनकर कंपटीशन में आई थी। कुछ देर बाद सभी लड़कियां एक एक करके अपने बनाए हुए लहंगे के साथ प्रदर्शन करने के लिए आती हैं। जज बारी बारी से उन्हें बुलाते हैं और बड़ी बारीकी से उन्हें देखते हैं। कुछ देर बाद रिजल्ट अनाउंस होता है। मुझे कहते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है कि इस कंपटीशन की विजेता मिसेस नंदिनी है, जिन्होंने यहाँ मौजूद सभी से बिल्कुल अनोखा सब्जियों से बना हुआ लहंगा पहना है। यहाँ बैठे हर एक दर्शक ये देखकर आश्चर्य में है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है
कि कोई लहंगा सब्जियों से बना हो, लेकिन मिस नंदिनी जी ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। जिसके बाद नंदिनी को विनर घोषित किया जाता है और उन्हें 10 लाख का चेक दिया जाता है। वहीं ये सब देखकर भैरवी और उसकी अमीर बहू मेघा जल भुन जाती है और वहां से चली जाती है। और नंदिनी की सफलता में उसका पति आकाश उसके साथ होता है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब नंदिनी अपनी सफलता की सीढ़ियां छू रही होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, अगर कुछ कर दिखाने की चाह हो तो आपको चाह कर भी कोई नहीं रोक सकता। माँ, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, आप बस उठकर खा लीजिएगा। और हाँ, जो कल दवा खत्म हो गई थी ना, वो भी मैं लेते हुए आऊंगा, उसे भी खा लीजिएगा आप। अरे मेरे बेटे, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। अब मेरी उम्र हो चली है, तू मेरे ऊपर इतना खर्च मत किया कर। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैंने इस दुनिया को देख लिया है, लेकिन तू कम से कम अपना ख्याल रख। माँ, मेरे लिए आपसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। बेटा, मैं तेरी बातें समझ रही हूँ। तू मेरी बीमारी में पहले से ही इस घर को गिरवी रख चुका है, अब तो और मेरे लिए कितना करेगा। तो बस यही डर सताता रहता है कि मेरे जाने के बाद पता नहीं तेरा क्या होगा। मैं तो बस दिन रात भगवान से यही विनती करती रहती हूँ कि मेरे बेटे के लिए कोई योग्य लड़की मिल जाए, इसके बाद मैं सुकून से मर सकती हूँ। माँ, आप ये मरने मुरने की बात मत किया कीजिए प्लीज यार, अच्छा नहीं लगता है मुझे। भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। और वैसे भी अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो आपको लंबे समय तक जीना है। आपको अपने पोते पोती को भी तो खिलाना है। हाँ हाँ मेरे बेटे, अब तू जा। अगर तू लाला के खेत पर देरी से पहुंचा तो वो तेरी दिहाड़ी में से पैसे काट लेगा। जी माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर रामू खेत पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर काम करने लगता है। दरअसल रामू और लक्ष्मी ही एक दूसरे के सहारे थे। रामू के पिता की मौत बहुत ही पहले हो गई थी, जिस कारण से रामू की माँ जैसे तैसे करके अपने बेटे को पालती है। और जब रामू बड़ा हो जाता है तो वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेता है। लेकिन समय के साथ लक्ष्मी बूढ़ी हो चुकी थी और उसी के साथ उसे अब कई सारी बीमारियों ने भी घेर लिया था। इसी के इलाज में रामू दिन रात कमाता रहता है, लेकिन फिर भी वो इसके इलाज के लिए पैसे जमा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसे न चाहते हुए भी अपने ही घर को उस गांव के लाला के पास गिरवी रखना पड़ता है। अरे ओ रमुआ, आज तो खेतों में आने में बड़ी देरी लगा दी है? क्या बात है, तेरी माँ ठीक तो है ना? हाँ लाला जी, माँ तो ठीक है। अच्छी बात है। वैसे तूने 3 महीने से ना ही मुझे मूलधन दिया है और ना ही ब्याज दिया है। क्या चाहता है तू देख ले भाई। मैं तुझे साफ साफ बता देता हूँ कि अगर तूने कुछ महीनों में मेरा दिया हुआ कर्जा वापस नहीं किया तो मैं तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। फिर मत कहियो मेरे से कि मेरे में इंसानियत नहीं है। लाला जी, आपसे कोई बात छुपी तो नहीं है ना? आप खुद ही देख रहे हैं कि मैं आपके ही खेत में दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और जैसे तैसे करके रोटी का इंतजाम कर पाता हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि आपका कर्जा जल्दी से जल्दी चुका दूं। बस आप मुझे थोड़ी दिनों की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपका धीरे धीरे सारा कर्जा चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुझे बस 2 से 3 महीनों का ही वक्त दे सकता हूँ। इससे ज्यादा वक्त की उम्मीद मत करना मुझसे। ठीक है लाला जी। ऐसा कहकर वो लाला वहां से चला जाता है और रामू फिर से अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और लक्ष्मी अपने बेटे के लिए एक बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढकर उससे अपने बेटे की शादी करवा देती है। मेरा बहू, आज से ये तेरा घर है। इसी घर में हम सभी को मिलजुल कर एक साथ रहना है। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। मीरा, मेरी माँ ने अकेले ही मुझे पाला है और मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना प्लीज। मतलब मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। रामू जी, आपको ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी सास नहीं बल्कि मेरी माँ है और भला माँ की देखरेख करने में कैसी हिचकिचाहट। अब आप बेफिक्र रहिए, आज से माँ जी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ऐसा कहकर मीरा अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। मीरा ने अपने ससुराल को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लिया था, लेकिन जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो तो कुछ न कुछ गलत तो हो ही जाता है, क्योंकि ऐसे ही अब 3 महीने बीत चुके थे और लाला रामू के घर पर एक दिन आ जाता है। अरे ओ रामू, अरे कहाँ है? तूने तो कहा था कि तू मेरे पैसे वापस कर देगा। देख, अब 3 महीने हो चुके हैं और इससे ज्यादा तू समय मुझसे मांगना नहीं।
लाला जी, आप मेरी बातों को गलत मत समझिएगा, बस मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए प्लीज। नहीं, अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। मैंने पहले ही बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया है और मैं तुझसे ये बात पहले भी बता चुका था, लेकिन शायद तू मुझे बेवकूफ समझता है। मैं तुझे और समय नहीं दे पाऊंगा भाई। तभी बीच में लक्ष्मी बोल पड़ती है। लाला जी, आप हमारे इस गरीबी पर तरस खाइए। अभी हाल ही में मेरे बेटे की शादी हुई है। अभी हम अपने नई बहू को लेकर भला कहाँ भटकेंगे। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, तुमने शादी मेरे से पूछ कर की थी क्या? हैं? देखो, मैं तुम्हारी किसी भी बातों में नहीं आने वाला हूँ। चुपचाप से मेरे इस घर को खाली कर दो। आज से ये घर मेरा हुआ। भोला, राजू, निकाल फेंको इनको और इनके सामान को इस घर के अंदर से। लाला के इस तरह कहने पर इसके दोनों नौकर लक्ष्मी के घर का सामान बाहर निकालकर फेंकने लगते हैं और उस पर ताला लगाकर वहां से चले जाते हैं। माँ जी, रामू जी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास मात्र एक यही घर तो था। ये सब मेरी वजह से हुआ है बेटा। मैं तुझे पहले ही कहती थी कि तू मेरे ऊपर इतना खर्च मत कर। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो कई सारे रास्ते खोलता भी तो है ना। हाँ माँ जी, रामू जी ठीक कह रहे हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो बस समय का खेल है। मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खड़े खड़े किसी भी समस्या का निवारण नहीं होने वाला। हाँ, तुम सही कह रही हो। इसके बाद मीरा का पूरा परिवार वहां से आगे जाने लगता है। वो काफी समय तक लगातार चलते और भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। वो चलते चलते जंगल में चले जाते हैं और एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। रामू जी, हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि हम काफी लंबे समय से चलते जा रहे हैं और माँ जी की भी ऊपर से तबीयत खराब है। उन्हें थोड़ा सा आराम करने दीजिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। ठीक है, हम सभी अभी बस इस पेड़ के नीचे ही आराम कर लेते हैं। इसके बाद वो सभी उस पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं कि तभी मीरा का ध्यान पेड़ पर लगे एक घोंसले पर जाता है, जहां एक सांप उस पेड़ में लगे घोंसले के अंदर रखे हुए अंडों को खाने जा रहा होता है। ये देखकर मीरा पास में रखे हुए डंडे को उठाती है और सांप की ओर फेंक कर मारती है, जिससे सांप डर कर वहां से भाग जाता है। हे ऊपर वाले, आपका लाख लाख धन्यवाद। अभी हम अपने घर से बेघर हुए थे और मैं अब किसी और का घर ऐसे उजड़ते हुए नहीं देख सकती थी। मीरा ने अभी इतना कहा ही था कि उसे एक आवाज आती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीरा। तुमने मेरे घर, मेरे परिवार को उजड़ने से बचाया है। कौन कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ? रामू जी, माँ जी, क्या आपको भी कोई आवाज सुनाई दी? हाँ बहू। हाँ मीरा, किसी ने तो बोला। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे अलावा जंगल में कोई और भी है। अब कौन है? जरा सामने तो आओ। मैं हूँ रामू। ऐसा कहते ही उनकी नजर एक चिड़िया पर जाती है। क्या तुम बोल रही हो? हाँ मीरा, मैं ही बोल रही थी। दरअसल मैं एक जादुई बोलने वाली चिड़िया हूँ। जब मैं यहाँ से अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जा ही रही थी कि तभी उस सांप ने मेरे बच्चों को खाने की कोशिश की, जिससे तुमने उन्हें बचाया। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़िया, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था। ये तो मीरा तुम्हारा बड़प्पन है। वैसे मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी। तुम बहुत ही परेशानी में हो। शायद तुम्हारे पास रहने को घर भी नहीं है। हाँ चिड़िया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम भला कैसे मदद कर सकती हो? शायद आप लोग ये भूल रहे हैं कि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं अपनी शक्तियों से आप सभी के लिए एक पेड़ के ऊपर घोंसले का घर बना देती हूँ, जिसमें आप सभी बड़े आराम से रह पाएंगे। क्या ऐसा संभव हो सकता है? हाँ बिल्कुल। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपने जादू से उन सभी के लिए एक पेड़ के ऊपर घोंसले का घर बना देती है, जिसे देखकर मीरा का परिवार काफी खुश होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी। आपको नहीं पता कि आपने हमारी कितनी बड़ी समस्या का निवारण किया है। नहीं नहीं, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है।
ये तो मेरा फर्ज था। तुमने भी बिना स्वार्थ के मेरी मदद की, तो उसके बदले में ये करना मेरा परम कर्तव्य था। जी चिड़िया जी। इसके बाद मीरा का पूरा परिवार उस पेड़ पर बने घोंसले के घर में रहने लगता है, जहां रामू उनसे कहता है, मैंने कहा था ना माँ मीरा कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो हम गरीबों के लिए कई सारे रास्ते खोल भी देता है। देखिए, ये सब ऊपर वाले की ही मेहरबानी है हमारे ऊपर। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कहता था। इस तरह मीरा का ससुराल पेड़ के बने घोंसले में रहने लगता है। वहीं रामू अभी भी अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों के खेतों में मजदूरी का काम करता है और अपनी माँ और पत्नी का ख्याल रखता है, और इसी तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुमित्रा के 3 बेटे थे। बड़े बेटे अमित और अभिषेक की तो सुमित्रा ने अमीर लड़कियों को देखकर उनकी शादी करवा दी थी। वहीं सुमित्रा का सबसे छोटा बेटा अविनाश ने एक गरीब घर की लड़की मीरा से प्रेम विवाह कर लिया था, जिसके कारण से मीरा को उसके ससुराल में कोई भी पसंद नहीं करता था। मीरा अपने ससुराल में मात्र एक नौकरानी के हैसियत से रहा करती थी और इसकी खबर कभी भी अविनाश को नहीं लगने देती थी। मीरा, अभी तक नाश्ता बना कि नहीं? मेरे तीनों बेटे ऑफिस जाने के लिए बस आते ही होंगे। क्या तू उन्हें बिना नाश्ता करवाए ही ऑफिस भेजना चाहती है? नहीं माँ जी, बस सब्जी तो मैंने बना ही दिया है। आलू के पराठे बना रही हूँ, बस मुझे और 10 मिनट दे दीजिए। माँ जी, आप कुछ मीरा को बोलते ही नहीं है, इसलिए वो इतना सिर पर चढ़ती रहती है। अब देखो, अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल सही कहा जेठानी जी ने। अगर मीरा सुबह जल्दी उठती तो अब तक नाश्ता बन चुका होता, लेकिन नहीं, ये तो सुबह आराम से उठेगी। देखो मीरा, मैं तुझे अब बार बार नहीं समझाऊंगी। इस घर में अगर तुझे रहना है तो सब चीज समय पर होना चाहिए, समझी या नहीं समझी तू? जी माँ जी। इसके बाद मीरा जैसे तैसे करके सभी के लिए नाश्ता तैयार करती है। वहीं सुमित्रा के तीनों बेटे और उसकी दोनों अमीर बहुएं नाश्ते के टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी अविनाश बोलता है, अरे मीरा, आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। नहीं अभिषेक जी, आप सभी नाश्ता कर लीजिए, मैं बाद में नाश्ता कर लूंगी। अरे अविनाश बेटा, अगर मेरा बहू जब खुद ही बाद में नाश्ता करने के लिए बोल रही है तो तू इतना उसे फोर्स क्यों कर रहा है? जब मन होगा बहू खा लेगी। जी माँ, ठीक है। इस तरह मीरा डर के मारे कभी भी अपने ससुराल वालों के साथ ब्रेकफास्ट नहीं किया करती थी और ना ही डिनर। वहीं अविनाश को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी के साथ उसके घर वाले नौकरों जैसा सलूक कर रहे हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है और अब ठंड का मौसम भी आ जाता है। एक दिन सुमित्रा के तीनों बेटों को अपने बिजनेस के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ता है। मीरा देखो, मैं 1 महीने के लिए अपने बिजनेस के सिलसिले में मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है? तुम थोड़ा अपना ख्याल रखना प्लीज। पर अविनाश जी, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? अरे पगली, तुम अकेले कैसी हो यार? यहाँ पर माँ, 2 भाभियां और पिताजी भी तो आ जाएंगे ना। ठीक है, काम करता हूँ, मैं चलता हूँ, अभी फ्लाइट पकड़ने में देरी हो जाएगी नहीं तो। ऐसा कहकर अविनाश वहां से चला जाता है। अब अविनाश के जाने के बाद मीरा की दोनों जेठानियां उस पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर देती हैं। हर छोटे से छोटे काम को भी अब मीरा से ही करवाया जाता है। ऐसे ही एक दिन जोरों से ओलों के साथ बारिश होने लगती है। देखिए ना जूली भाभी, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मजेदार बारिश हो रही है। अरे मीना, ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकोड़े हो जाए तो मजा ही आ जाए। रुको, अभी उस नौकरानी को बोलती हूँ। मीरा, अरे ओ मीरा, कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? वो मैं कपड़े उठाने गई थी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर ले आ। जी भाभी। मीरा रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर बाद उसे कुछ याद आता है। हे भगवान, कहीं मैं पकौड़े में नमक डालना तो नहीं भूल गई। एक काम करती हूँ, एक पकौड़ा चखकर देखती हूँ। मीरा जैसे ही पकौड़ा चखने लगती है, तभी वहां पर उसकी दोनों जेठानियां आ पहुंचती है और उसकी बड़ी जेठानी जूली उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदतमीज, हमें झूठा खिलाती है, आज तू देख, तेरी खैर नहीं। ये देखकर दोनों जेठानियां उसे खूब मारती है और आवाज सुनकर उसकी सास सुमित्रा वहां पर आ जाती है। तो डर के मारे मीरा अपनी सास के पीछे छुप जाती है। माँ जी मुझे बचा लीजिए। अब बस बेकर जूली और मीरा, अगर ये मर गई तो हमें जेल में सारी उम्र बितानी पड़ेगी। एक काम करते हैं,
इसे हम घर से निकाल देते हैं, नहीं तो पता चले मेरा बेटा इसकी बातों में आकर हमें ही ना छोड़ दे। हाँ माँ जी, ऐसा हो सकता है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये बात ठीक कही आपने। जिसके बाद दोनों बड़ी बहुएं और सास मिलकर छोटी बहू मीरा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। वहाँ तेज बारिश हो रही थी। माँ जी, भाभी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। इस बारिश में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन उसके ससुराल वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे घर से निकाल देते हैं। मीरा बारिश में भीगते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और सारी रात उस पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। ऐसे ही अगले दिन की सुबह हो जाती है। मीरा को काफी तेज भूख लगी होती है क्योंकि उसने कल से अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। बहुत तेज भूख लग रही है। ये सोचकर मीरा कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सड़क की ओर जाती है और ठेले पर जाकर कुछ ना कुछ मांगती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद वो एक बूढ़े काका के पास पहुंचती है जो पकौड़े बनाकर बेच रहा था। वो उसके सामने रोते हुए कहती है, काका, मैं कल से भूखी हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे थोड़े से पकौड़े दे दीजिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस बूढ़े व्यक्ति को मीरा पर तरस आ जाता है और वो कुछ प्याज के पकोड़े चटनी के साथ उसे खाने के लिए दे देता है। मीरा को उन पकोड़ों को देखकर कुछ बात याद आ जाती है कि कैसे एक पकोड़े के पीछे उसकी सास और उसकी जेठानी ने उसे घर से निकाल दिया था। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें भूख लगी हुई है। मीरा रोते हुए उन काका को सारी बातें बताती है। बेटी, तुम जैसी बेसहारा लड़की अकेले कहाँ भटकेगी सड़कों पर? इससे तो बेहतर होगा कि तुम इस गरीब की झोपड़ी में चलकर रहो, मेरी बेटी बनकर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब मीरा उन बूढ़े काका के साथ रहकर उनके घर पर खाने पीने का ध्यान रखने लगती है। लेकिन एक रोज उन बूढ़े काका की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है, इसलिए उनकी जगह पर अब मीरा ही उनके पकोड़े का ठेला संभाल लेती है। अब मीरा उस ठेले पर प्याज के साथ मिर्ची, आलू, पालक और गोभी के पकोड़े भी बनाकर बेचने लगती है, जिससे उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। गर्मा गर्म पकोड़े खाने के लिए अब उसके आसपास लोगों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती है। आए आए, गर्मा गर्म प्याज, आलू, पालक, मिर्ची और अपने मन मुताबिक गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। इस सर्द भरे दिन में मौसम थोड़ा सुहाना सा हो जाता है और इस सुहावने मौसम में भला कौन इतनी वैरायटी के पकोड़े नहीं खाना चाहेगा। अरे बहन जी, 20 वाला एक प्लेट प्याज के पकोड़े लगा दीजिए ना, और मेरे लिए पालक के पकोड़े। वाह बहन जी, क्या गजब का स्वाद है आपके पकोड़ों में, जी चाहता है बस खाते ही चला जाऊं। हाँ भाई, सही कहा आपने। धन्यवाद आप लोगों का। इस तरह मीरा के ठेले पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और जो भी उसके पकोड़े एक बार खाता है, बस वो बार बार खाता ही चला जाता है। भगवान की दया से मेरे बनाए हुए पकौड़े सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर मेरा ये काम ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द अपना एक पक्का घर बनवा लूंगी। ये सब सोचकर मीरा बहुत ही खुश थी। अगले दिन फिर वो अपना ठेला वहां पर लगाती है, लेकिन एक रोज इस ठंड के मौसम में तेज तूफान आने के कारण से उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के कारण से उसके सारे पकोड़े खराब हो जाते हैं। सब खत्म हो गया। इस ठंड के साथ इस बारिश ने सब खराब कर दिया। इस बारिश ने जहां मीरा को रोजी रोटी कमाने से वंचित कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसके ससुराल वाले आराम से अपने लिए पिज्जा, बर्गर जैसी चीजें ऑर्डर करके ठंड का लुत्फ उठा रहे थे। माँ जी, सच में क्या पिज्जा का स्वाद है। हाँ बहू, बहुत सही कहा तूने। और माँ जी, इस बर्गर का तो कोई जवाब ही नहीं। इसके स्वाद का क्या ही कहना। उधर रोते हुए मीरा अपने झोपड़ी में आती है, जहां इस सर्द भरी मौसम के साथ इस बारिश ने भी अपना कहर मचा रखा होता है, क्योंकि उसकी झोपड़ी में भी अब पानी आ चुका था। पूरे घर में तो अब बारिश का पानी भर गया है। काका, मैं अभी ये सारा पानी उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। मीरा अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए पानी को उठाकर बाहर की ओर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो उन बूढ़े काका की ओर देखती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। वैसे भी काका ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। वैसे भी बारिश में तो लोग पकौड़े की दीवानी होते हैं। इस ठंड भरी बरसात का तो मुझे और इस्तेमाल करना चाहिए। यही तो जरिया है ज्यादा पैसे कमाने का। और अगर मैं इन पकौड़े के साथ चाय बनाकर बेचूं, तो वैसे भी मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं। मैं उससे फिर से चाय पकौड़े का ठेला चालू करती हूँ। मीरा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने ठेले की मरम्मत करवाई और एक बड़े से त्रिपाल के नीचे चाय पकौड़े बेचने लगी। इस ठंड में लोग इस त्रिपाल के नीचे आकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं,
जिससे उसकी बिक्री काफी अच्छी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मीरा दिन भर में लगभग 3000 रुपए कमाने लगती है। एक रोज अविनाश और उसके दोनों भाई कार से जा रहे थे कि तभी उस ठेले पर अविनाश की नजर जाती है। भैया ये तो मीरा है ना, लेकिन ये यहाँ इस फुटपाथ पर चाय पकौड़ी क्यों बेच रही है? वो सभी मीरा के पास जाते हैं और मीरा अपने पति को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अविनाश जी, आखिर आप आ ही गए। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखिए, आपके बिना मेरी हालत कैसी हो गई है। लेकिन मीरा तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? अविनाश के इस तरह पूछने पर मीरा अपने साथ घटित सभी घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अपने पति और अपने जेठ को बताती है। अविनाश और उसके दोनों भाई गुस्से से अपने घर आते हैं। जूली, जूली, कहाँ हो तुम? लौट आए आप सभी? आप रुकिए, मैं भी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रुको, तुम यही रहो। मीना, तुम मीरा को बोलो पानी लेकर आएगी। अभिषेक जी, अब हम आपको क्या ही बताएं। मीरा ने तो हमारी नाक ही कटवा दी। वो तो हमारे दूध वाले के साथ भाग गई है। हाँ, सही कहा मीरा ने। ये सुनकर अमित और अभिषेक अपनी पत्नियों को एक जोरदार तमाचा मारते हैं और कहते हैं, तुम दोनों को शर्म नहीं आती है ना? है? ये बात कहते हुए जिसके बाद अविनाश अपनी पत्नी को लेकर आता है। माँ, मेरी भाभीियों ने जो कुछ किया है ना, वो तो किया ही है, लेकिन आपने भी मेरे और मीरा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा है ना? बिल्कुल शर्म नहीं आई आपको भी? बेटा, वो बात ही कुछ ऐसी। बस माँ, बस रहने दीजिए आप। मुझे अब आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। अगर इस घर में मेरी पत्नी नहीं रह सकती है ना, तो फिर मैं भी नहीं रह सकता हूँ। चलो मीरा, यहाँ से अब से हम दूसरा घर बसाएंगे और इन लोगों से अलग रहेंगे हम। माँ, अगर आज इस घर के टुकड़े हो रहे हैं ना, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका है। हाँ माँ। इसके बाद सुमित्रा अपने छोटे बहू और बड़े बहू को काफी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते। वहीं मीरा और अविनाश अब मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं और वहां पर चाय पकौड़े का व्यवसाय चालू कर देते हैं। साथ ही वो उन काका को भी अपने साथ ही रखते हैं। इस तरह से वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।